निर्माण कैसे होता है, और ब्रह्मांड के निर्माण के लिए एक थ्योरी बताई थी जिसका नाम क्या है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? बिग बैंग थ्योरी कल हमने बताई थी, और ये जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? जॉर्ज लेवेंटर। जॉर्ज लेवेंटर क्या कहते हैं बिग बैंग थ्योरी में? उन्होंने ये बताया था कि शुरुआत में एक बहुत बड़ा पिंड था, उस पिंड में धीरे 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 कण इकट्ठा होते रहे, कण धीरे धीरे उसमें इकट्ठा होते रहे, तो अचानक से उस पिंड में क्या हो गया, एक विस्फोट हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग विस्फोट बोलते हैं। ठीक है, उसी बिग बैंग थ्योरी से किसका निर्माण हुआ है? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये पढ़ा था, उसी से किसका निर्माण हुआ है? ब्रह्मांड का निर्माण। फिर ब्रह्मांड में क्या है? असंख्य आकाश गंगाएं हैं, एक आकाश गंगा में अरबों के हैं तारे हैं, और इस ब्रह्मांड में एक चीज ध्यान रखना, इस ब्रह्मांड का नियमित क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। इस ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? नियमित विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का नियमित क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। फिर हमने ये पढ़ा था कि आकाश गंगा में सबसे जो चमकीला तारा है, हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। इस मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? चमकीला तारा साइरस या डॉग। फिर हमने ये पढ़ा था कि मंदाकिनी की निकटतम दूसरी आकाश गंगा कौन सी है? देववाहिनी। कौन सी है? देववाहिनी। फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये मंदाकिनी, इसका हमारे जो सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? हमारे तारे का नाम है सूर्य, और जो सूर्य इसका निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्योंकि इसकी दूरी साइरस या डॉग स्टार है तो सबसे चमकीला, दूरी पृथ्वी से बहुत ज्यादा है, इसलिए सूर्य, पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य, और सूर्य की सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा का नाम है, जिसकी निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? देववाहिनी। फिर आज हमें ये पढ़ना है कि तारे का निर्माण होता कैसे है, और ये तारे कितने प्रकार के होते हैं। तो कल हमने बताया था कि जैसे किसी भी कोयले को फेंक के मारेंगे दीवार से, उसमें से क्या होगा? दो तरह के टुकड़े होंगे, एक तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे जो अपनी एनर्जी को खो चुके होंगे, एक वो टुकड़े होंगे कोयले के जिनमें कुछ एनर्जी क्या होगी? बची होगी। और कल एक बताया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, कि जो भी पिंड जिससे टूटेगा वो उस पर क्या करेगा? उसका चक्कर लगाएगा। ये एक क्या है? सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो जब कोई पिंड टूटा, जब वो ब्रह्मांड टूटा छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसमें से छोटे छोटे जो बहुत सारे टुकड़े थे वो एक साथ हो लिए, और उसे नाम दिया गया निहारिका। सबसे पहले किसका निर्माण होता है? निहारिका का निर्माण होता है। इस तरह से निहारिका क्या होती है? छोटे छोटे भूकणों का एक क्या होती है? पिंड होती है निहारिका। सबसे पहले किसका निर्माण होता है? निहारिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? निहारिका। इस निहारिका में जब तक पिंड इकट्ठा होते रहते हैं, जब तक कि इसमें क्या ना हो जाए? आग न लग जाए। और इस निहारिका में क्या लग जाता है? आग लग जाती है। जब इस निहारिका में आग लग जाती है तो ये क्या होती है? जलने लगती है, और जलने के बाद ये किसका रूप ले लेती है? तारे का रूप ले लेती है। जलने के बाद ये किसका रूप ले लेगी? तारे का रूप। क्या बन जाएगा ये? तारा। तो जो छोटे छोटे, अब इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कल बताया था, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। वो आपसे पूछेगा सूर्य या तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, और यही क्या है? नाभिकीय संलयन। और ये क्या होता है? जलता रहता है तारा। अब हर तारे की क्या होती है? एक निश्चित अवधि होती है, एक होती है एज। क्या होती है? एक एज होती है। और ये जो तारा होता है ये किस अवस्था में होता है? तो ये प्लाज्मा। किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। ना तो ये ठोस होता है, ना कैसा होता है? द्रव होता है। एक प्लाज्मा होता है। जैसे आपने प्लाज्मा का कोई उदाहरण आपको बताएं, आपने ग्लू देखा होगा, थोड़ा सा सूखा सूखा जो होता है, उसे आप खींचेंगे तो खींचने से अलग तो नहीं होगा, लेकिन वो मतलब खिंचता रहता है। इसी अवस्था में ना तो पूर्ण रूप से ठोस होता है, ना ही
सबसे अच्छा उदाहरण है जो हमारे नाक की म्यूकस निकल के आती है इसका उदाहरण है, तो प्लाज्मा का उदाहरण, ठीक है। तो ये तारा होता है, अब आप ज्यादा बेहतर समझ गए होंगे जो तारा होता है वो किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। जैसे हमारा सूर्य किस अवस्था में होगा? प्लाज्मा अवस्था में, ना कि ठोस होगा, ठीक है। अब हर जब तारे की एज होती है तो ये अपनी एनर्जी, ऐसा नहीं है, मतलब एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ समय के बाद समाप्त होगी, दूसरी फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि हमको जो ब्रह्मांड में हमारे जो सौरमंडल है इसमें ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? सूर्य। पृथ्वी भी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, क्या है? सूर्य। तो ऊर्जा का सिद्धांत आपने पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। तो जब सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का ट्रांसफर कर रहा है, बोलचाल में तो ये कहते हैं कि सूर्य क्या ही घट जाएगा हमें ऊर्जा देने से, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी स्टार है, जो भी जैसे सूर्य है या जो भी अन्य स्टार है, उसकी ऊर्जा का क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अगर वो ऊर्जा हमें दे रहा है तो वो वहां से क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। जब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उधर तो समाप्त होनी होनी। इसका मतलब कि हर एक स्टार की क्या है? एक निश्चित एज है और वो अपनी ऊर्जा को क्या करेगा? खो चुका होगा। जब ये 90% ऊर्जा अपनी खो देता है, कितनी परसेंट? 90% ऊर्जा, 90% ऊर्जा जब ये समाप्त कर लेता है, जब इसकी 90% ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो ये किसमें बदल जाता है? रक्तदान में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? रक्तदान। और रक्तदान किसी भी तारे की वो अवस्था होती है जहां उसका प्रकाश लगभग खत्म हो जाता है लेकिन वो चमकता रहता है। कितनी ऊर्जा बची होती है? मात्र 5%, सॉरी 10%। 90% ऊर्जा समाप्त कर चुका है तो कितनी बची हुई है? शेष 10%। तो 10% ऊर्जा बनने के बाद उसमें इतनी चमक नहीं रहती, केवल वो चमकता रहता है। बाकी जो उसका प्रकाश मंडल और वर्णमंडल वाला भाग होता है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। फिर धीरे धीरे इसकी कितनी परसेंट ऊर्जा समाप्त हो जाएगी? 95%। और जैसे ही इस तारे की 95% ऊर्जा समाप्त होगी तो ये दो फॉर्म में चला जाएगा, वो दो फॉर्म में चला जाएगा। कितनी ऊर्जा समाप्त करके? अपनी 95% ऊर्जा। जब इसकी 95% ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो या तो वो फॉर्म ए में जाएगा या किस में जाएगा? फॉर्म बी में। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है उसके द्रव्यमान पे। किस पे डिपेंड करेगा? उसके द्रव्यमान। अगर उसका द्रव्यमान 1.44 ms से कम है तो वो इधर को जाएगा, या तो 1.44 ms से ज्यादा है या उसके बराबर है तो वो नीचे वाली अवस्था में जाएगा। किस अवस्था में जाएगा? अभी बता रहा हूं किस में जाएगा? नीचे वाली अवस्था में जाएगा। पहले ये समझ लो कि एमएस क्या है, ठीक है। एमएस का मतलब होता है कि यदि मास ऑफ सन, एमएस का मतलब क्या है? सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान आप हमेशा उस चीज से तुलना करेंगे जो आपके सामने उपस्थित होगा। तुलना तो उसी से करेंगे ना जो आपके सामने उपस्थित है, क्योंकि जो हम वेट मानते हैं 1 किलो 2 किलो जो भी मानते हैं वो पृथ्वी पे जो द्रव्यमान है उसके हिसाब से मानते हैं। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी से इतना गुना बड़ा है, इतना गुना ज्यादा है। तो तारों में जब हम तुलना करते हैं तो किससे करते हैं? सूर्य से करते हैं। अगर उसका द्रव्यमान सूर्य के अलावा अन्य कोई भी तारा है और उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से इतना कम है, लगभग 1.5 गुने से कम है, तो वो फिर इस फॉर्म में जाएगा। और अगर उसका द्रव्यमान सूर्य से ज्यादा है, कितना ज्यादा होना चाहिए? लगभग 1.5 गुना, तो वो नीचे वाली फॉर्म में जाएगा। किसमें जाएगा? नीचे वाली फॉर्म में जाएगा। अब इसके बाद ये इधर तक पहुंचेगा ऊपर में तो ये बदल जाता है श्वेत वामन में। किसमें बदलेगा? श्वेत वामन में। श्वेत वामन अंतिम चमकता हुआ तारा होता है श्वेत वामन, ठीक। और श्वेत वामन के बाद वो जब किसमें बदल जाएगा? जब अपनी ऊर्जा समाप्त कर चुका होगा तो फिर वो बदल जाएगा काला वामन। किसमें बदल जाएगा? काला वामन। किसमें बदल जाएगा? काला वामन, ठीक। अब अगर ऊर्जा उसकी 1.44 ms से अधिक है तो क्या होगा? तो ये बदल जाता है अभिनव तारा में। किसमें बदलेगा? अभिनव तारा। इनमें अंतर क्या होता है? ये अभी क्लियर कर दूंगा। ये किसमें बदलेगा? अभिनव तारा में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा? अभिनव तारा। और अभिनव तारा की जो लास्ट स्टेज होती है वो 4 भागों में बदल जाता है। या तो वो बदल जाएगा न्यूट्रॉन तारा में,
न्यूट्रॉन तारा में, या बदल जाएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन तारा में, या वो बदल जाएगा पल्सर तारा में, पल्सर तारा में, या फिर वो बदल जाएगा विलायक होल में, विलायक होल में, इसमें बदल जाएगा विलायक होल। ये डिपेंड करता है समाप्त होते उसकी ऊर्जा पे और उसमें पाए जाने वाले कणों पर, उसकी ऊर्जा पे उसके पाए जाने वाले कणों पे डिपेंड करता है। अगर कोई तारा अभिनव तारा में बदलता है, इसका मतलब यहां तो कोई कंडीशन लगेगी नहीं, ये केवल इसकी कंडीशन है, वेट की कंडीशन है, द्रव्यमान की। अब यहाँ आके अगर वो न्यूट्रॉन तारा में बदलेगा तो इसका मतलब है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी, केवल क्या बचेंगे, न्यूट्रॉन बचेंगे। तो इसलिए उसे क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रॉन तारा। वो पूछेगा कौन सा तारा होता है जिसमें कोई आवेश नहीं पाया जाता है, तो वो न्यूट्रॉन तारा होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा होता है। न्यूट्रॉन तारे पे किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है, मतलब जब अभिनव तारा अपने सारे इलेक्ट्रॉन खो चुका होता है तो वो किसमें बदल जाता है, न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। इसमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं होती, न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन तारा। क्वेसर या पल्सर तारे ये लगभग एक जैसे ही होते हैं, ये अपनी गति को लेके होते हैं। इनमें इनकी जो गति होती है वो पूछेगा सबसे ज्यादा गति करने वाले तारे कौन से होते हैं, तो क्वेसर या पल्सर तारा होता है। और आपने देखा होगा जो बैग का नाम पल्सर है वो यही से लिया गया है, पल्सर तारे से। हाँ, जो बैग का नाम पल्सर है वो इसी तारे से लिया गया है। बहुत सारी चीजों, कंपनी है, बहुत सारी ऐसे ब्रांड हैं जिनके नाम पिंडों के हैं, ब्रह्मांड में जो पिंड है उनकी, जैसे टाइटेनिक, उसका नाम सुना होगा आपने, टाइटेनियम नहीं, वो बहुत सारे हैं, टाइटन, टाइटन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। टाइटन क्या है, एक उपग्रह शनि का, ठीक है। तो ज्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं उनके नाम आपको इसी पिंडों के साथ मिल जाएंगे। पल्सर तारा बड़ा यूनिक सा नाम वहां से लोग लेके आए थे। अब ये नहीं कि कंपनी बनाने वाले ऐसे गांव के कोई लोग होते हैं क्या, बहुत चलते फिरते, वो बहुत ज्यादा गांव के होने का मतलब ये वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। गांव का मतलब ये नहीं कि गांव वाले लोग नहीं कर सकते, कहने का सेंस ये है कि वो बड़ा यूनिक खोज करते होते हैं। जैसे आप देखो स्पेस एक्स का जो मालिक है, क्या नाम है उसका, एलन मस्क। तो ये क्रिएटिव माइंड वाले लोग होते हैं, यूनिक सा नाम, ये नहीं क्या नाम धरा बोले, गजोदर एंड कंपनी। आपने बहुत बड़ी कंपनियों के नाम ऐसे नहीं सुने हुए, ठीक है। विलय होल क्या होता है, जब ये पिंड असीमित घनत्व को प्राप्त कर जाता है। असीमित घनत्व का मतलब यह है कि जब उसके कण इतने पास में आ जाते हैं, देखो असीमित घनत्व में ये होता है, जैसे मान लो हमने ये वाला पिंड, ये पिंड है, उसके केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये नाभिक के जितना पास आ जाएंगे उतना ही इस पदार्थ का घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही नाभिक के पास आएंगे इसका आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा। क्या इसके वेट में कोई कमी होगी, इसके वेट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल कहां आ जाते हैं, नाभिक के पास आ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब बिल्कुल नाभिक के पास आ जाते हैं तो इसके वेट में तो कोई कमी नहीं होती है, इसका आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे ही आकार कम होगा, जैसे ही इसका आकार क्या होगा, कम होगा, आकार कम होगा, वेट उतना ही रहेगा, इसका मतलब क्या है, घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। और घनत्व बढ़ने में सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है वो श्वेत बाम या काला बाम का होता है, या फिर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो किसका होता है, विलायक होल का होता है। कितना होता है जी, इतना होता है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, इसकी एक चम्मच अगर मिट्टी आपको दे दी जाए तो उठ नहीं सकती, इतना घनत्व होता है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में, बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, इसकी एक चम्मच मिट्टी, चाहे वो श्वेत बावन की हो या फिर विलायक होल की हो या काला बावन की हो, ये इतने सारी ऊर्जा खोके इतने ज्यादा घनत्व को प्राप्त कर जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं नाभिक के कि इसका वेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी एक चम्मच मिट्टी का जो वजन होता है कई हाथियों के बराबर होता है। ये थोड़ा सा सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, थोड़ा सा नहीं, आप कह रहे बहुत अजीब लग रहा है। घनत्व इतना ज्यादा होता है इन पिंडों का। और इनकी क्या, ये क्या कर सकते हैं पृथ्वी के लिए, अगर ये पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी के बीचों बीच से होल करते हुए निकल जाएंगे, इतना ज्यादा घनत्व होता है। जैसे सुई है, आपको चुभती क्यों है, उसका कम घनत्व, उसका अधिक घनत्व, उसका प्रेशर पॉइंट एक जगह हो जाता है। आपको मार्कर ऐसे कर दी जाए, मार्कर का वेट तो कम है, सुई का वेट ज्यादा है, लेकिन सुई इतने कर दी जाए तो क्या होगा, चुभ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका मास जो है ना, उसका पॉइंट है वो एक जगह पे है। यही कारण है कि जितने भी विलायक होल होते हैं या श्वेत बावन होते हैं, इनका घनत्व इतने ज्यादा बढ़ जाता है, अगर ये कहीं से पार हो जाएंगे तो क्या करेंगे,
जैसे आपने बहुत सिंपल सा सिद्धांत होगा कि अगर पत्थर मार दिया जाए कांच में और गोली मार दी जाए कांच में, तो कांच को ज्यादा नुकसान किससे होगा? पत्थर से, क्योंकि वो उसका सरफेस क्या होगा, ज्यादा होगा, वो उसे पूरी को तोड़ देगा, जबकि गोली उतने ही आकार को होल करती हुई निकल जाएगी। तो सेम गोली की तरह काम करता है कौन? ब्लैक होल या फिर श्वेत वामन। जब ये पृथ्वी से टकराएंगे तो पृथ्वी को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब बहुत सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसके तहत हम इनकी गति को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, गति को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे पिंड आए हैं जिन्हें परिवर्तित किया गया। तो ये क्या था? तारे के निर्माण और उसकी समाप्ति कैसे होती है? सबसे पहले क्या होता है? निहारिका होता है। निहारिका क्या है? ये गैसों का पिंड है। इसे भारतीय में ये क्या है? गैसों का पिंड है। और इसी गैसों के पिंड में क्या लगती है? आग लगती है, तो तारा बनता है। तारे की अवस्था प्लाज्मा। तारे में जो ऊर्जा होती है वो किसकी वजह से है? नाभिकीय संलयन की वजह से है। 90% ऊर्जा समाप्त करेगा, रक्त दानव में बदल जाएगा। रक्त दानव केवल चमकता हुआ होता है। उसके बाद आपसे पूछे अंतिम चमकता हुआ तारा कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? श्वेत वामन होता है। ये अंतिम चमकता हुआ तारा है। ठीक है, अंतिम चमकता हुआ तारा। ठीक, इसे आप बना लो। देखो, सौर मंडल, मंडल का मतलब क्या होता है? मंडल का मतलब होता है परिवार। मंडल का मतलब क्या है? इसे सौर मंडल बोलो या सौर परिवार। सौर मतलब किसका बोला गया है? सूर्य का। सौर मतलब सूर्य। तो सूर्य का परिवार क्या कहलाता है? सौर मंडल कहलाता है। सूर्य के आसपास पाए जाने वाले 8 ग्रह, एक बौना ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, इन सबको मिला के क्या होता है? सौर मंडल। इसका मतलब ये कभी ना कभी किसका हिस्सा रहते? सूर्य का हिस्सा। तो सूर्य का जो भी परिवार है उसी को हम क्या बोलते हैं? सौर मंडल बोलते हैं। तो सौर मंडल में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रह पढ़ेंगे उसके, फिर उसके बाद ग्रह पढ़ेंगे। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत अभी मैंने आपको बताया था। ऊर्जा के स्रोत क्या है सूर्य की? ऊर्जा का स्रोत आप कहेंगे सर नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, ठीक है। अच्छा, नाभिकीय संलयन पहले सही लिखा था इसका। ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं? एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। अब जो सूर्य होता है इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो इसके अंदर का जो भाग होता है, और जो इसके अंदर का भाग होता है वो क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। जो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है ये क्या कहलाएगा? आपका प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के बाहर का ये जो एरिया, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वाणमंडल। और इसके बाद इसके बाहर एक रिंग टाइप की बन जाती है। वो कब बनती है? जब सूर्य ग्रहण होता है, पूरे सूर्य ग्रहण। इसे बोलते हैं कोरोना या क्रीट। कोरोना या फिर क्या बोलेंगे? क्रीट बोलेंगे। कोरोना बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? क्रीट बोलेंगे। तो 3 याद रखना है आपको। एक तो प्रकाश मंडल होता है, वो पूछेगा कौन सा भाग सूर्य का हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश मंडल बोलेंगे। ठीक, ये जो बाह्यतम भाग होता है, ये सबसे बाह्य का भाग कौन सा होता है? वो तो कोरोना या फिर क्रीट। और कोरोना या क्रीट तभी आपको दिखाई देगा जब क्या होगा? पूर्ण सूर्य ग्रहण। और प्रकाश मंडल के बाहर की जो परत होती है जिसमें आपको ये ऐसे करके जो दिखाई जाते हैं, ये क्या होता है? वाणमंडल होता है। क्या होता है? वाणमंडल होता है। ठीक, अब सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है, हर पिंड की क्या होगी? अपनी आकर्षण शक्ति होगी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी। ऐसी सूर्य की क्या है? आकर्षण शक्ति है। इसमें से क्या निकलता है? इसमें से सौर ज्वालाएं निकलती है।
ये जो ऊर्जा के रूप में निकल रही है, ये क्या निकलती है? सौर ज्वालाएं निकलती हैं। अब जैसे थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि सर ये ठोस, मतलब बताया कि ठोस अवस्था में नहीं, तो जैसे कोई सौर ज्वाला यहां से निकली, निकलने के बाद वो सौर ज्वाला इसके गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के पार चली गई, तो जब भी इससे सौर ज्वाला निकलेगी तो वहां पे जहां से वो सौर ज्वाला निकल के जाएगी, एक क्या बन जाएगा? काला धब्बा बन जाएगा, काला धब्बा। जहां से भी सौर ज्वाला निकल के जाएगी वहां क्या बन जाएगा? काला धब्बा बन जाएगा। और इस काले धब्बे को क्या बोलते हैं? सौर कलंक। इस काले धब्बे को क्या बोलेंगे? सौर कलंक। और सौर कलंक जो स्थान होता है वो सूर्य का बाकी जो भाग से अपेक्षाकृत कैसा होता है? ठंडा होता है। अपेक्षाकृत कैसा है? ठंडा, क्योंकि वहां से ऊर्जा क्या होगी? निकल के चली गई है। ठीक, अब यहां से ये सौर ऊर्जा निकलेगी तो या तो ये दक्षिण ध्रुव पे जाएगी गुरुत्वाकर्षण के कारण, या कहा जाएगी उत्तरी ध्रुव पे जाएगी। अगर ये सौर ज्वाला निकल के कहां गई है? दक्षिणी ध्रुव पर, तो दक्षिणी ध्रुव पे क्या कहेंगे? अरोरा ऑस्ट्रेलियस, इसे बोलेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलियस। और अगर ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पे जाएगी, उत्तरी ध्रुव की ओर जाएगी, तो उसे बोलेंगे अरोरा बोरियालिस। क्या बोलेंगे? अरोरा बोरियालिस। क्या है ये? ये सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला है जो उसके गुरुत्वाकर्षण को क्या हो गई है? छोड़ के चली गई है। इसलिए आप बोल रहे थे कि सूर्य के निकट जो निश्चित होता है वो क्या नहीं होता है? द्रव्यमान निश्चित। द्रव्यमान इसी की वजह से नहीं होता है क्योंकि वो कम ज्यादा होता रहता है, औसतन ही द्रव्यमान माना गया है। तो दक्षिणी ध्रुव से जो सौर ज्वाला निकल के दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही है उसे अरोरा ऑस्ट्रेलियस बोलते हैं, और जो निकल के उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही है, उत्तरी ध्रुव पे से अरोरा बोरियालिस बोलते हैं। जहां से सौर ज्वाला निकल के जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है वो स्थान कैसा होगा? अपेक्षाकृत बाकी भागों से ठंडा हो जाएगा, और ये काला काला सा धब्बा दिखाई देता है जिसे क्या बोलते हैं? सौर कलंक बोलते हैं। आपने अभी 2-3 वर्ष पहले सूर्य पे काला धब्बा देखा होगा, जब सूर्य अस्त होता है उस समय दिखाई देता था। धीरे धीरे स्थान फिर से क्या हो जाता है? भर जाता है। जैसे हमारी बॉडी में सेलों का रिजनरेशन होता है, कोशिकाओं का जनरेशन होता है, वैसे सूर्य में ये दोबारा से क्या होता है? भर जाता है। फिर से कहीं दूसरी जगह से एक सौर ज्वाला निकल के चली जाती है और वहां क्या बन जाता है? काला धब्बा बन जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या है? सूर्य